बचपन में माता पिता का तलाक हो गया और अमेरिका गए तो बर्तन धोने पड़े। पूरी ज़िंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहना पड़ा और माता पिता के तलाक के बाद दादी के साथ आगे का जीवन जीना पड़ा। कुछ ऐसी कहानी थी रतन टाटा की। लेकिन रतन टाटा आज दुनिया के एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयराज सिंह। रतन टाटा के बारे में आज पूरी कहानी की बात करेंगे। रतन टाटा, लंदन में इनके नाम के आगे सर टाइटल जुड़ गया, यानी कि अमेरिका में इन्हें सर कहने लगे। 22 साल की उम्र में इनका रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गया और इनका प्रॉफिट 50 गुना बढ़ गया इतने कम समय में। रतन टाटा की जितनी भी किसी ने इंसल्ट की, इन्होंने उतना ही ज़्यादा सक्सेस होकर उनको दिखाया। जिस किसी ने इनकी इंसल्ट की, वो उतना ही ज़्यादा अमीर बनकर आगे के समय में दिखाते थे। दुनिया भर में, देश भर में 90% से ज़्यादा स्टार्टअप सिर्फ 5 साल में बंद हो जाते हैं और 5% स्टार्टअप 10 साल तक चल पाते हैं और 0.01 स्टार्टअप 100 या 150 साल तक चलते हैं। रतन टाटा का भी कंपनी ऐसी है जो चलते चलते 100 से 150 साल हो गई है, यानी कि रतन टाटा की कंपनी 0.01% में आती है, जो इतने समय से लगातार चल रही है और प्रॉफिट कर रही है। टाटा ग्रुप आज दुनिया का इतना बड़ा ग्रुप है कि इनकी अकेली 100 से ज़्यादा कंपनियां दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में चल रही है। इनका अकेला टीसीएस इतना है जितना पाकिस्तान का कुल मिलाकर सारा स्टॉक मार्केट है, उतना सिर्फ रतन टाटा के टीसीएस का रेवेन्यू आता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका टीसीएस कितना बड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था में 4% का जो ये टैक्स देते हैं, उस सरकार में 4% सिर्फ और सिर्फ इनके टैक्स से आता है। एक साल में ये 50,000 करोड़ का टैक्स सरकार को देते हैं, जो कि 2 से 3 राज्यों की कुल संपत्ति को भी मिला दिया जाए उससे भी ज़्यादा होता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था में इनका एक बड़ा योगदान है। आज जो हमारे पास सुविधाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रतन टाटा का एक बड़ा योगदान है। 28 दिसंबर 1937 में इनका जन्म एक पारसी परिवार में हुआ और इन्होंने यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। पिता नवल टाटा और माता सुनी टाटा का जब तलाक हुआ तो इन्हें अपनी दादी जी के पास रहना पड़ा। यह उसके आगे के जीवन इन्होंने अपनी दादी के साथ ही रहा गुजरा। 1962 में जब ये अमेरिका से वापस इंडिया लौटे तो इनकी पहली नौकरी टाटा स्टील में जमशेदपुर में लगी। यह यहाँ पर मजदूरों के साथ ही रहते, उन्हीं के साथ खाते और उन्हीं के साथ सो जाते। जब इन्होंने अपने टाटा स्टील की कंपनी से किसी सीनियर से गाड़ी मांगी आने जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि तुम साइकिल से आओ। तो रतन टाटा ने कहा नहीं, साइकिल से नहीं, मैं पैदल ही आऊँगा। तो ये अपने ऑफिस काम के लिए पैदल ही आया करते थे और पैदल ही जाया करते थे। यानी मजदूरों के साथ काम करते थे, मजदूरों के साथ सोते थे, रहते थे और उन्हीं के साथ खाते पीते थे। अपने समय में इन्होंने टाटा स्टील को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज टाटा स्टील को पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। रतन टाटा ने जीवन में कभी भी शादी नहीं की। इनकी शादी होने वाली थी जब ये अमेरिका गए, तो वहाँ पर इनकी शादी होने ही वाली थी, लेकिन फिर इंडिया से इनकी दादी का कॉल आता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो यह अमेरिका से वापस इंडिया आ जाते हैं अपनी दादी के पास, और जिनसे इनकी शादी वहाँ पर होने वाली थी उनसे ये कहते हैं कि मैं अमेरिका में जब जाऊँगा तो वहाँ इंडिया में जब जाऊँगा वहाँ से वापस आकर के आपसे शादी कर लूँगा। लेकिन जब रतन टाटा इंडिया आते हैं और उसी दौरान जब तक वो वापस जाने की सोच रहे थे, तब तक उस लड़की की शादी किसी और से हो जाती है। तो रतन टाटा ने उसके बाद ये प्रण ले लिया कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी शादी नहीं की। रतन टाटा इतने अमीर व्यक्ति थे, इनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन ये हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। साधारण जीवन जीते थे, सिंपल रहना पसंद करते थे, यानी कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो कि एक बार ये मुंबई से नासिक जा रहे थे, तो आधे रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो इनके साथ इनके कुछ ऑफिसर भी थे। तो जब वो सारे गाड़ी से बाहर उतरे, इनके सारे ऑफिसर घूमने लगे और रतन टाटा
गाड़ी का टायर पंचर खुद करने लगे। जब ये सारे लोग रतन टाटा को ढूंढने लगे कि रतन टाटा कहाँ गए, अचानक उनको ढूंढने लगे तो देखा कि रतन टाटा खुद गाड़ी का टायर लगा रहे हैं अपनी टाई को कंधे में रख के। उन्होंने कहा कि आप टाई क्यों कर रहे हो इतना बड़ा आदमी। जब उधर इधर से लोग देखने लगे तो उन्होंने कहा कि रतन टाटा खुद टायर पंचर लगा रहे तो दूसरे व्यक्ति का काम है, आप क्यों लगा। तो रतन टाटा कहते हैं अगर इस व्यक्ति को टायर पंचर लगाने में 15 मिनट लगते हैं तो मैं इसकी हेल्प करके ये काम 7 मिनट में हो सकता है, और वो 7 मिनट जहाँ मुझे मीटिंग में जाना है वहाँ मेरे काम आएंगे। तो समय का इनके जीवन में काफ़ी अहमियत थी, ये समय को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे और साधारण जीवन जीना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता था। ताज होटल इनका अपना होटल था। ताज होटल में जब 26/11 में हमला हुआ तो इनके काफ़ी कर्मचारी मारे गए, लेकिन इन्होंने हर कर्मचारी की पूरी मदद की। जिनमें गोलियां लगी थी उनको पूरी मदद की, किसी को 60 लाख दिए, किसी को 70 लाख दिए। हर व्यक्ति की इन्होंने अपने कर्मचारी की पूरी तरह से मदद की। जिनके मृत्यु हुई थी उनके घर में जाकर उनके शादी विवाह हर चीज़ के लिए इन्होंने मदद की और हर व्यक्ति को पैसा दिया। जब विदेशों से कंपनी आई उन्होंने जब कहा कि टाटा के साथ काम करने वाले कर्मचारी इतने एक्टिव कैसे हो सकते हैं, वो अपनी जान भी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि जब ताज होटल पर हमला हुआ था तो इनके कर्मचारियों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया था। कईयों ने तो अपनी जान भी दे दी थी लोगों को बचाने के लिए। इससे दुनिया काफ़ी परेशान थी कि आजकल के कर्मचारी इतने आलसी होते हैं लेकिन इनके साथ काम करने वाले इतने एक्टिव क्यों। फिर एक रिसर्च टीम अमेरिका से आई, उन्होंने पूछा कि आखिर आपके कर्मचारियों में ऐसा क्या है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ऐसे कर्मचारियों को जब इंटरव्यू लेता हूं तो ऐसे कर्मचारियों को रखता हूं जो ईमानदार है। ट्रेनिंग तो हम उन्हें बाद में देखते हैं लेकिन पहले हम उनके अंदर देखते हैं कि ईमानदारी है और उसी के आधार पर हम अपने कर्मचारियों को चुनते हैं। तो इनकी ये भी एक खासियत थी, इन्हें ईमानदार लोगों के साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता था, ज़्यादा पसंद करते थे। ये इनकी काफ़ी अच्छी खासियत थी। साथ साथ ये देशभक्ति भी थे। जब ताज होटल में हमला हुआ तो उसकी रिपेयर के लिए इन्होंने एक टेंडर खोला। दुनिया भर से इस टेंडर को बोला कि दुनिया भर के कोई भी लोग आकर के ताज होटल को फिर से बना सकते हैं। पाकिस्तान से दो बिजनेसमैन आए इनसे मिलने के लिए कि वो टेंडर को पास करना चाहते हैं, वो इस ताज होटल को बनाना चाहते हैं। तो इन्होंने साफ मना कर दिया क्योंकि जो कसाब था जिसने ताज होटल पर हमला किया था वो भी पाकिस्तान से संबंध रखता था। तो इन्होंने पाकिस्तान को साफ मना कर दिया। बल्कि भारत के एक मंत्री ने भी जो सिफारिश लगाई थी कि आप काम पाकिस्तान के उन व्यक्ति को दिए। तो रतन टाटा ने कहते हैं कि आप बेशर्म हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। तो उन्होंने पाकिस्तान के व्यक्ति को काम नहीं दिया। इससे यह दर्शाता है कि वो कितने बड़े देशभक्त भी थे, साथ साथ देश से भी प्रेम करते थे। रतन टाटा देश के एक इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो अपनी पूंजी का एक बड़ा पैमाना दान कर देते हैं। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि यह अपनी कुल प्रॉफिट का 66% दान कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतना ज़्यादा दान भारत के क्या दुनिया के भी कोई भी बिजनेसमैन नहीं करता है जितने टाटा करते हैं। यानी अपनी कुल आय का 66% ये दान कर देते हैं। अभी जब हाल में एक कोरोना महामारी चली थी तो इन्होंने अकेले ही 1500 करोड़ का दान किया था, जिससे काफ़ी मदद मिली थी कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश में। साथ में रिसर्च जैसी चीज़ों के लिए भी समय समय पर दान करते रहते हैं। जय हिंद। अगर आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।